बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए फटाफट से कंपनी अकाउंट्स में टॉपिक नया शुरू करेंगे यहां पर, एंड दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। बेटा टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं आपको कि कंपनी के पास अगर कंपनी को फंड्स रेस करने हैं, दो तरीके थे। यस, या तो शेयर इशू करवा दीजिए या डिबेंचर इशू करवा दीजिए। जरा बताइए दोनों में फर्क क्या था? दे आर द ओनर्स। ये कौन है? लेंडर्स। इनको क्या देंगे रिटर्न में? डिविडेंड। इनको क्या देंगे? इंटरेस्ट। इनका डिविडेंड क्या रहेगा? वेरिएबल, कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट। ये क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर है बात? बोलो बेटा। अब बात आती है, मैंने ये भी पूछा आपसे कि मेरे को पैसा चाहिए, मैं डिबेंचर इशू करूं या शेयर इशू करूं, क्या बेहतर रहेगा? डिपेंड करता है बाकी सिचुएशंस पर। नई कंपनी है आपकी तो भाई शेयर इशू करो, ब्याज का ना अपने ऊपर बर्डन मत डालो। पुरानी कंपनी है, पता है मुनाफा कमा ही लोगे आप, रिस्क कम है, प्रॉफिट आ ही जाएगा, तो भाई किसी को मालिक क्यों बनाते हो? पैसा उधार लो, जब वापस पर्याप्त पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वापस कर देंगे। क्लियर है? तो अपेरेंटली कुछ भी कहना मुश्किल है, सिचुएशन देखकर तय करेंगे कि हमें शेयर इशू करने चाहिए या हमारे को डिबेंचर इशू करना एप्रोप्रिएट रहेगा। बोलो बेटा। अब बात आती है ये डिबेंचर जो मुझे इशू करने हैं, अगर डिबेंचर इशू करने हैं तो क्या करेंगे? फिर वही बात आ रही है दोबारा से कि डिबेंचर का जो पैसा है कुछ ना कहा हो तो बेटा फेस वैल्यू हमेशा क्या मानेंगे इसकी? शेयर की क्या मानते हैं? शेयर की 10 रुपए मानते हैं कुछ ना दिया हो, और डिबेंचर की 100 रुपए मानते हैं। अब ये डिबेंचर मैंने इशू किए अगर, तो दिस 100 रुपए कैन आइदर बी कॉल्ड अप इन लमसम और इट कैन बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। बेटा सुनी हुई बात लग रही है ये? शेयर में भी यही बताया था। यानी मैंने आपसे कहा कि भाई पूरे डिबेंचर के 100 रुपए एक साथ दे दो, मुझे उधार चाहिए था, मैंने आपको डिबेंचर दिए, बदले में कहा 100 रुपए पूरे एक साथ दे देना मुझे, या द अमाउंट कैन बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। माने कैसे मांग लिया जरा बताना? एप्लीकेशन पर 20 दे देना, अलॉटमेंट पर 30 दे देना, फर्स्ट कॉल पर 40 दे देना और फाइनल कॉल पर 10 रुपए दे देना। द अमाउंट ऑफ डिबेंचर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट। मैंने कहा भाई पैसा चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट लगा रहा हूं अभी, तो सारे पैसे अभी मंगाकर क्या करूंगा? सब पर आज से ब्याज चालू हो जाएगा। फिलहाल 20 रुपए दे दो, फिर कुछ दिन बाद 30 रुपए दे देना, फिर 2-4-6 महीने बाद जब मांगू 40 दे देना। बेटा इंस्टॉलमेंट में इसीलिए मंगा रहा हूं, जितना पैसा मंगाऊंगा उसी के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। अगर पूरे 100 रुपए आज मंगा लिए और आवश्यकता है नहीं तो पूरे 100 पर आज से ब्याज चालू हो जाएगा, यूज करो या मत करो। क्लियर है इतनी बात? कैन आइदर बी कॉल्ड अप इन लमसम और इट कैन बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। सिमिलरली ये जो डिबेंचर आप इशू करने वाले हैं 100 रुपए का, द अमाउंट कैन आइदर, the share can either be issued at par or it can be issued at premium or it can be issued at discount। मतलब 100 रुपए का शेयर मैंने कहा, सॉरी डिबेंचर मैंने कहा 100 में ही मिल जाएगा। 100 का डिबेंचर आपको चाहिए 100 में ही मिल जाएगा, या 100 का चाहिए तो भाई साहब 120 में मिलेगा।
120 में इतनी ज्यादा डिमांड है, लोगों को पता है कि भाई कंपनी बढ़िया ब्याज दे रही है और ब्याज भी पक्का मिलेगा, बढ़िया काम करती रहेगी, मेरा ब्याज रेगुलरली मिलता रहेगा, तो लोग 100 वाला डिबेंचर 120 में भी खरीदने को तैयार हैं। मैंने डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किया। या डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर है बात? बोलो बेटा। अब जरा बताना, अगर शेयर पार पे इशू किया, सॉरी डिबेंचर, तो एंट्री क्या? चलो इसको छोड़ो, इतनी बात ठीक है बेटा। और सुनो, अब डिबेंचर को लिखने का तरीका क्या होता है? कहीं देखोगे आप तो ऐसा लिखा मिलेगा, 12% 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। जरा हिंदी करना, क्या मतलब है बेटा इसका? ये 12% का मतलब क्या है? ये है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ नहीं लिखा हुआ, हमेशा पर एनम मानेंगे, यानी पूरे साल का मैं आपको 12% ब्याज दूंगा। हो सकता है 6% 2 बार में दे दूं, या 4% 3 बार में दे दूं, या 3% हर क्वार्टर में 4 बार में दे दूं, या 12% पूरा एक साथ दे दूं। दूंगा 12% में आपको सालाना ब्याज। अच्छा, ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये है बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर, कि 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं जिस पर 12% का ब्याज रहेगा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन इशू प्राइस कुछ और हो सकता है बेटा। कैसे आएगा ये? फेस वैल्यू प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट। बोलो बेटा, क्या मतलब है इसका? भाई हो सकता है 100 प्लस 20 प्रीमियम 120 हो, या 100 माइनस 2 रुपए 98 हो। इशू प्राइस कैन बी मोर और लेस देन द फेस वैल्यू। बेटा यहां तक भी ठीक है ये? बोलो बेटा। अब ये जो डिबेंचर हैं, ये जो यहां पर डिबेंचर हैं, इसके पहले भी एक शब्द हो सकता है, यानी कई प्रकार के डिबेंचर्स हो सकते हैं। ये तो मिलेगा ही लिखा हुआ, नाम लिखते ही ऐसे हैं। 12% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। क्या मतलब हुआ इसका? कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली इन डिबेंचर्स पर कितना रहने वाला है। बेटा बोलो। अब ये डिबेंचर्स भी कई प्रकार के, जैसे बोलेगा 12% 10,000, चलो बाद में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डिबेंचर देखो, फिर लिख के बताऊंगा नाम कैसे कैसे लिखे मिल सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। पहला बेटा, डिबेंचर्स की अगर बात करें तो डिबेंचर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। इट कैन बी चलो पहले ही पढ़ो, सिंपल। रिडीमेबल या इररिडीमेबल डिबेंचर्स। बेटा समझ में आता है बात? ये रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बताया था? रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट करना। रीपेमेंट करना। मैंने आज पैसा उठाया आपसे इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, मैंने कहा बेटा 5 साल बाद पैसा लौटा दूंगा। तो मैंने कौन से डिबेंचर इशू किए हैं? रिडीमेबल डिबेंचर्स। दूसरा, मैंने कहा बेटा पैसा दे दो, मैंने आपको बदले में डिबेंचर दे दिए। आपने कहा सर कब पैसा वापस करोगे हमारा? मैंने कहा बेटा वापस नहीं करूंगा, कल को जब कंपनी बंद होगी, सबका रीपेमेंट होगा, तभी आपका पैसा वापस मिल पाएगा। तो डिबेंचर कौन से हो गए इस बार? ये बोलो बेटा, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। कौन से हो गए? इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो वहां या तो रिडीमेबल होंगे या इररिडीमेबल।
वैसे कोई कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। नो कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। बोलो बेटा, अब या तो होंगे दूसरे सिक्योर्ड डिबेंचर्स या कौन से होंगे अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है भाई? जिनके पास कुछ मेरी एसेट गिरवी पड़ी हुई है। भाई मैंने उधार, डिबेंचर क्या है? उधारी तो है। मैंने आपसे पैसा उधार लिया और बदले में कोई सिक्योरिटी दी हुई है। लैंड बिल्डिंग आपके पास गिरवी रख दी, कार आपके पास गिरवी रख दी, प्लांट मशीनरी आपके पास गिरवी रख दी, तो दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। यही तो होता था सिक्योर्ड। और कोई चीज गिरवी नहीं है तो अनसिक्योर्ड। बोला बेटा ठीक है। तो अगर मैंने आपको डिबेंचर दिए और आपको बोला कि कुछ सिक्योरिटी आपके पास है, अभी बात करूंगा इसकी, तो वो कौन से हो जाएंगे? सिक्योर्ड। दूसरा क्या होता है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं है। रुक कर सुनो, मैंने आपको एसेट के ऊपर अधिकार दे दिया। नाउ दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑन एसेट। क्या कहते हैं उसे? चार्ज। ये कोई मतलब नहीं है जो चीजें बता रहा हूं मैं आपको। इनसे बस क्या होता है, जब क्वेश्चन पढ़ते हुए बीच में वर्ड्स आते हैं ना, ये तो पता होता है दिमाग में। इन सब का अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बेसिक बातें जिससे डिबेंचर को लेकर दिमाग में क्लैरिटी आ जाए। चार्ज का मतलब होता है अधिकार दे दिया मैंने आपको एसेट के ऊपर। अब चार्ज दो प्रकार के हो सकते हैं। इट कैन बी अ फिक्स्ड चार्ज और इट कैन बी अ फ्लोटिंग चार्ज। नाम सुना है कि नहीं सुना इसका? बोलो बेटा। सुनो, मैंने क्या हुआ, मैंने आपसे लोन लिया और मैंने आपको बदले में अपनी गाड़ी के कागज रखवा दिए। ठीक, गाड़ी के कागज मैंने आपके पास रख दिए, तो यानी आपका अधिकार है, चार्ज है इस एसेट के ऊपर। जल्दी बोलो। कल को अगर मैं अपनी बिल्डिंग बेचूं तो क्या आकर कुछ कह सकते हो मुझे आप? नहीं, बेचो सर। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार बेटा किसके ऊपर है? बोलो बेटा। ये क्या बनाया पता है? हाथ बनाया मैंने, कोशिश करी हाथ बनाने की। लो चलो, बनाऊंगा जरूर अब। ठीक, चलो खैर कोई बात नहीं। तो यानी कि आपका अधिकार है कार के ऊपर। कल को अगर मैं कार बेचता हूं तो क्या बेच पाऊंगा? नहीं बेच सकता। और अगर बेचूंगा तो पहले आपकी उधारी पूरी करनी पड़ेगी मुझे। कार बेच के जो पैसा आएगा तो उससे पहले आपकी उधारी पूरी होगी। बेटा क्लियर है बात? तो यानी आपका फिक्स्ड चार्ज है, एक एसेट के ऊपर फिक्स्ड है, बाकी एसेट पर कुछ भी करूं मैं। लेकिन ये फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है? ये बिल्डिंग थी, ये लो कार भी थी, ठीक, और मान लेते हैं ये लो फर्नीचर भी था, सब कुछ था। मैं आपसे पैसे उधार लेने पहुंचा, आपने कहा सर गिरवी क्या रखोगे? मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आपका फ्लोटिंग चार्ज है, आपका फ्लोटिंग चार्ज है ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। क्या मतलब हुआ इसका? अब मैं जो भी बेचूंगा, फ्लोटिंग होता है तैरने वाला, जो भी बेचूंगा आपका चार्ज तैरकर उसी एसेट पर पहुंच जाएगा। मैंने ये बेचने का प्रयास किया, आप आके खड़े हो जाओगे, सर लाओ पहले हमारी पूर्ति करो पैसे की। मैंने ये बेचने का मन बनाया फर्नीचर, तो सर लाओ बेच दो, पहले पैसे हमें दो।
क्लियर है? सब पर आपका अधिकार है, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। अब डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं, दे अगर कुछ ना बोले तो दे ऑलवेज हैव अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। बेटा ये वर्ड समझ में आया आपके नहीं आया? बोलो बेटा। मैंने सिर्फ बोल दिया 10% डिबेंचर, समझ जाना। क्या समझ जाओगे? कि ये रिडीमेबल भी होंगे, मैं बोल नहीं रहा, लेकिन वो रिडीमेबल ही होंगे हमेशा। और समझ जाना दे आर ऑलवेज सिक्योर्ड, सिक्योर्ड भी होंगे। और बताओ सिक्योरिटी में क्या पड़ा हुआ है आपके पास? कौन आपके पास क्या पड़ा हुआ है? आपके पास फ्लोटिंग चार्ज है, किस पर? ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। बेटा समझ में आया वर्ड कि नहीं आया? ये हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, कभी भी अनसिक्योर्ड नहीं होते। हाँ अगर बोल ही दे तब तो अलग बात है। अगर वो साइलेंट है, बोल रहा है 10% डिबेंचर इशू किए, अच्छा ओहो पक्का रिडीमेबल होंगे, 5, 7, 10 साल बाद जरूर पैसा मिल जाएगा, पक्का इनका चार्ज होगा फ्लोटिंग ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है। अगर कुछ ना बोले तो दे आर ऑलवेज सिक्योर्ड, ऑलवेज रिडीमेबल। क्या मैं और आगे बढ़ूं यहां पर? बोलो बेटा। तीसरा, बियरर या अनरजिस्टर्ड, सॉरी बियरर अनरजिस्टर्ड एक ही बात हो गई। बियरर या रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अब ये बियरर डॉक्यूमेंट क्या होता है? बियरर कह लो या अनरजिस्टर्ड कह लो, क्या मतलब है? बियरर क्या मतलब होता है? विच कैन बी ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी। मेरे पास 100 रुपए का नोट है एक, मैंने आपको दिया तो वो आपका हो जाएगा या कोई मुझे लिख के देना पड़ेगा? कोई लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी इसके लिए कि मैं 100 रुपए का नोट फला फला व्यक्ति को दे रहा हूं, आज से इसके अधिकार उसके पास हैं, वो जैसे चाहे मर्जी यूज कर ले। बोलो बेटा। इट्स अ बियरर डॉक्यूमेंट, जिसके पास वही मालिक। कोई उस नोट पर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ कि आपको देना चाहता हूं। तो दूसरा, प्रॉपर्टी है मेरे पास, लैंड, उसकी रजिस्ट्री है। अगर मैं वो रजिस्ट्री आपको दे दूं तो क्या आप मालिक बन जाओगे मेरी लैंड के? नहीं बनने के। मुझे आपके नाम में रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, मेरे साइन होंगे, आपके साइन होंगे, दोनों का आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, क्या कहते हैं, कचहरी में जाकर आपको स्कैन कराना पड़ेगा, थंब इंप्रेशन, फोटो खींचेगा, तब जाकर वो प्रॉपर्टी आपके नाम में ट्रांसफर होगी। रजिस्टर्ड है वो, क्योंकि क्लियर है बात। सिर्फ डॉक्यूमेंट देने से, मेरे नाम में रजिस्ट्री थी, रजिस्ट्री आपको मैंने दे दी तो आप लैंड के मालिक ना बन जाओगे। बियरर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? विच कैन बी ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी। जैसे करेंसी नोट मेरी जेब में पड़ा है, मैं मालिक, गिर जाए आपको मिल जाए आप मालिक, अपनी इच्छा से मैंने किसी और को दे दिया वो मालिक, कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है, जिसके हाथ में है वो ही मालिक। आओ यहां पर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर का मतलब क्या है? किसी का नाम नहीं है उस पर, किसी का नाम नहीं है उस पर, डिबेंचर पर। मेरे पास था आज तक, मैं मालिक हूं, मैं डिबेंचर होल्डर हूं, मैंने किसी कारणवश आपको दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, कोई और बात थी, हमारा आपसी लेन देन था, सेटलमेंट करने के लिए मैंने डिबेंचर आपको दे दिया, अब आप डिबेंचर होल्डर बन गए। कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है, कोई कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कौन से हैं रजिस्टर्ड? मेरा नाम लिखा हुआ है डिबेंचर पर, सी अमित गुप्ता इज द डिबेंचर होल्डर, इज आर डिबेंचर होल्डर फ्रॉम सच एंड सच डेट फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट, लिखा हुआ है। अब कुछ लेन देन था, मुझे डिबेंचर आपको देने हैं, मैंने वो डॉक्यूमेंट आपको दे दिया, क्या आप डिबेंचर होल्डर बन जाओगे? नहीं बनोगे, कंपनी में जाना पड़ेगा,
अपना नाम कैंसिल कराना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, नाम कटेगा मेरा, आपका नाम चढ़ेगा उस पर, नए डिबेंचर इशू होंगे आपको और कंपनी का रजिस्टर होगा जो डिबेंचर्स का, उसमें आपका नाम चढ़ेगा फिर। सो दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर। कुछ ना बोला हो तो हमेशा डिबेंचर कौन से होंगे? हमेशा होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, हमेशा होंगे रजिस्टर्ड, कुछ ना बोले तो। ठीक, अनरजिस्टर्ड होंगे तो बताएगा। बेटा क्लियर है बात? विच कैन मेयरली बी ट्रांसफर बाय डिलीवरी। बिरर जिसके हाथ में है वही मालिक है, जिसके हाथ में है वही मालिक है, बिरर डिबेंचर। बेटा क्लियर हो गई बात ये भी? और सुनिए, या तो होंगे बेटा फर्स्ट मोर्गेज डिबेंचर या सेकंड मोर्गेज डिबेंचर्स। ये क्या होता है जी? बेटा जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो डिबेंचर होल्डर्स का चार्ज सारी एसेट पर है। जैसे ही कोई एसेट बिकेगी सबसे पहला पेमेंट किसका होगा? डिबेंचर होल्डर्स का। बोलो बेटा। अब ये डिबेंचर होल्डर भी दो हैं, ये डिबेंचर होल्डर भी दो थे, 9% वाले 11% वाले। ये कह रहे हैं हमें दो, ये कह रहे हैं हमें दो। अब किसे दूं पहले? तो मैंने नाम रख दिया इनका 9% फर्स्ट डिबेंचर, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, 11% सेकंड डिबेंचर। बताओ इससे क्या समझ में आ रहा है अब? कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप पहले इनका चार्ज है, चार्ज सबका है, लेकिन पहले किसकी भरपाई करोगे आप? पहले इनका पेमेंट पूरा करोगे। वंस दे आर फुली पेड तब इनका नंबर आएगा। क्लियर है बात? फर्स्ट मोर्गेज डिबेंचर एंड सेकंड मोर्गेज डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर हैं, बस शॉर्ट नोट कोई 2-4 नंबर का आ सकता है, जिसकी तैयारी मैं यहां पर करा रहा हूं। बेटा ठीक है, बोलो बेटा। अच्छा एक बचा और आखिरी, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। आसान है ये भी, सुन लीजिए, अभी पढ़वा दूंगा सारी बातें। कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। बेटा क्या मतलब है इसका जरा बताना, नाम समझ में आ रहा है? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ लेटर डेट। मैंने कहा भाई डिवेंचर ले जाओ, 2 साल बाद आप चाहोगे अगर तो ऑप्शन है आपके पास, दीज डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो कन्वर्जन करा लेना, आप चाहो तो पैसा ले जाना, आपके पास ऑप्शन है। अगर मैंने ऐसे डिबेंचर इशू किए तो क्या होंगे वो? कन्वर्टिबल। वरना डिबेंचर ले जाओ, 5 साल बाद ना पैसे ही मिलेंगे, मुंह उठाकर शेयर मत मांगना, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर ही रहोगे और डिबेंचर होल्डर ही मर जाओगे, मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद जब पैसा होगा वापस कर दूंगा मैं आपके पैसे। डिबेंचर होल्डर्स कम्स टू एन एंड, नॉन कन्वर्टिबल। कुछ ना बोले तो कौन से होंगे? हमेशा नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल होगा तो बताएगा। जैसे अब ऐसे लिखा मिल जाता है कई बार, देखो अब समझ में आएगा, नाम पढ़ना पूरा। 12% फर्स्ट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। इसका मतलब मालूम है? हाँ बोलो। इसका मतलब भी मालूम है? हाँ बोलो। अब ये समझ में आ रहे हैं वर्ड्स के नहीं आ रहे हैं? अच्छा, ये वो डिबेंचर हैं जिनमें ऑप्शन जुड़ा हुआ है कि चाहे तो बाद में इन्हें शेयर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? कंपनी जब लिक्विडेशन में जाएगी तो पहले इन वाले डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट होगा, यानी कोई और डिबेंचर होल्डर भी होंगे पक्का, लेकिन पहले पेमेंट इनका होगा। बेटा आई होप ठीक है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। जरा पढ़ो मेरे साथ साथ अब सारी बातें एक बार, पेज नंबर 57 पर आकर।
टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, फर्स्ट मोर्गेज डिबेंचर या सेकंड मोर्गेज डिबेंचर। फर्स्ट मोर्गेज, दे आर रैंक्ड फर्स्ट एंड आर टू बी पेड फर्स्ट इन प्रायोरिटी टू अदर डिबेंचर होल्डर्स। बेटा बाकियों के मुकाबले पहले इनका पेमेंट होगा। दूसरा, दे कैन बी रिडीम्ड ओनली व्हेन फर्स्ट डिबेंचर्स आर रीपेड और रिडीम्ड। सेकंड वाले वो जिनका पेमेंट बाद में होगा, फर्स्ट का पेमेंट होने के बाद। बीरर कौन से होंगे? ऑन मैच्योरिटी प्रिंसिपल इज पेड टू द बीरर, मतलब जिसके हाथ में है, जो डिबेंचर लेकर कंपनी पर पहुंच जाएगा वही मालिक है, उसी को कंपनी वापस पेमेंट कर देगी। दीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। मैंने आपको दे दिया, आपके हो गए, आपने किसी और को दिया, वो मालिक बन गया। स्टैंप ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए ऑन ट्रांसफर। बेटा क्लियर हो रही है बात? दिमाग में रखो करेंसी नोट, जिसके हाथ में होगा वो जाके माल खरीद लाओ। आपको देना है, सिंपल ट्रांसफर कर दूंगा, आप मालिक बन गए। आप किसी और को दे देना, वो मालिक बन गया। कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं चाहिए आपको ट्रांसफर करने के लिए। रजिस्टर्ड कौन से होंगे? दीज आर पेबल टू रजिस्टर्ड होल्डर्स, दैट इज हुज नेम appear on the certificate and the register of debenture holder. They are transferable only as per conditions endorsed to it. Stamp duty is paid on transfer. शर्तें पूरी करोगे तब ट्रांसफर कर पाओगे, स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। क्लियर है बात के नहीं है? आगे आओ। रिडीमेबल, रीपेमेंट, पेमेंट, रिडम्पशन इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड. पेमेंट इज ओनली अपॉन वाइंडिंग अप of such other events as in specified in the terms of issue. Secured by a charge on assets or part of assets. Unsecured, they are issued without any security, do not create any charge on company's asset. They are risky from the point of view of investor, लेकिन secured वाले को होंगे उनमें कम रिस्क होगा। Based on convertibility, convertible debentures, these are issued with an option that they can be converted. बुक नहीं है क्या? क्यों? नहीं तो मांगो ना फिर लो, ब्लैंक बैठे हो भाई। कौन सा पेज था जरा बताइए एक बार जी। कन्वर्टिबल पढ़िए। दे आर इशूड विद एन ऑप्शन that they can be converted into equity or preference after a certain period. Non-convertible, they do not have any option as to convertibility. बेटा क्लियर है बात? चर्चा यहां से शुरू हुई थी हमारी कि डिबेंचर का नाम ये होता है। डिबेंचर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये नंबर है। डिबेंचर के साथ कई बार वर्ड जुड़े होंगे कुछ, वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? कन्वर्टिबल या नहीं, रिडीमेबल नहीं लिखा होगा। रिडीमेबल नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो क्या मतलब है? रिडीमेबल ही है। कन्वर्टिबल लिखा होता है, फर्स्ट ऑप्शन हो, सेकंड हो। इस प्रकार से यहां कुछ वर्ड्स जुड़े हो सकते हैं और दिस 100 रुपीज इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। बेटा क्लियर है बात? वापस आओ यहां पर। अब ये डिबेंचर इशू किया मैंने अगर, तो इट कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। जरा फटाफट से मेरी मदद कर दो, एंट्री क्या करोगे? शेयर्स वाला ही कॉन्सेप्ट है, दोबारा से बताना बेटा क्या एंट्री करोगे? पार पे इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू लेट्स से 12% थे, 12% डिबेंचर। बेटा क्लियर है? हाँ एप्लीकेशन से कर सकते हो। 12% डिबेंचर लो कर ही देता हूं। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री बताना फिर अब। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर होल्डर। कहां से आ गया बेटा? ठीक है बात, ये आसान है। प्रीमियम पर इशू किए विदाउट ड्यू नहीं करूंगा मैं, सीधा बताओ क्या करेंगे? बोलो बेटा। बैंक डेबिट 120 टू 13% डिबेंचर कितना? 100 टू
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना 20 रुपए। बेटा क्लियर है बात? ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा अंडर द हेडिंग रिजर्व सरप्लस। तीसरे पर आइए, बेस तैयार कर रहा हूं बस। डिस्काउंट पर इशू किया तो क्या होगा? बैंक कितना आया? डिस्काउंट ऑन इशू कितना 2 रुपए। टू लेट्स से 14% डिबेंचर थे 100 रुपए वाले। बेटा क्लियर है? ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर परेशान करेगा, करेंगे इसकी बात, थोड़ा परेशान करेगा। बताओ जरा फिलहाल, तो फिलहाल मुझे बताइए ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर प्रॉफिट है या लॉस है? डेफिनेट सी बात है, लॉस है। लॉस है, घाटा हो गया भाई। 100 वाला माल 98 में बेच दिया तो 2 रुपए का घाटा हो गया, साफ साफ मुझे यहां पर दिख रहा है। तो अमाउंट मैंने बात की, एक साथ मंगा लिया आपने, या तो पार पे इशू किए या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। हां, ये तो लमसम की बात थी, लमसम की बात थी। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। बेटा काउंटिंग देख ली इसकी मैंने, जरा इसमें मदद करो। अगर मैंने ये शेयर्स डिबेंचर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या एंट्रियां कर लोगे? शेयर्स में करके तो आए हैं, आओ फिर थोड़ी मदद कर दो फिर भी मेरी। एक बार तो लिख कर देख ही ले एंट्री क्या होंगी। बताओ क्या होगा? बैंक टू लेट्स से 10% वाले थे, डिबेंचर एप्लीकेशन हाउ मच 20 रुपए। बोलो बेटा 10% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर 20 रुपए। बेटा इसके बाद क्या करोगे? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट 30 रुपए टू 10% डिबेंचर कितना बेटा 30 रुपए। उसके बाद क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट कितना 30 रुपए। बेटा ठीक है। एंड सेम इज द केस विद फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। डिबेंचर होल्डर ने ये पैसा दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। What are the consequences available with the company? क्या मैं डिबेंचर फोरफीट कर सकता हूं? नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे भाई अगले से उधार पैसे मांग रहे थे आप, उसने 20 रुपए उधार दे दिए, 30 रुपए उधार दे दिए, आगे कह रहा है और पैसे नहीं है मेरे पास उधार देने के लिए, तो क्या कहोगे? चांटा मार के भगा दोगे कि जब भाग यहां से, अब तेरे 50 भी गए, फोरफीट कर लिए। सोचो ना लॉजिकली, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फोरफीचर ऑफ डिबेंचर। तो क्या होगा? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस 50 पर ही उसे ब्याज देते रहेंगे, रिडम्पशन के टाइम पर 50 के हिसाब से ही उसका हिसाब किताब कर देंगे। क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता डिबेंचर्स में रिडम्पशन का। आसान हो गया चैप्टर, और सारी बात ही खत्म हो गई। यहां तो सारी बात ही खत्म हो गई। ठीक बेटा, क्लियर है बात? ये कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट यहां पर फोरफीचर ऑफ डिबेंचर को लेकर। अब जो पहली इंपॉर्टेंट बात आएगी, ये सिर्फ अभी तक मैंने बेस तैयार करा है, डिबेंचर पढ़ना सिखाया आपको, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और डिबेंचर से जुड़ी कुछ बेसिक बातें। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछेगा, आप सुनिए सुनिए। आज मैंने डिबेंचर इशू किए लेट्स से 10,000 के,
डिबेंचर इशू किए मैंने 1000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100, यानी 1 लाख के डिबेंचर इशू किए, पैसा उठाया आपसे मार्केट से उधार। तो मुझे आज ही बताना पड़ेगा, आज ही बताना पड़ेगा कि मैं इसका रिडम्पशन कब करने वाला हूं और कितने में करने वाला हूं। मतलब अरे बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। मैं आपसे आज पैसा उठाऊं उधार, तो सबसे पहले क्या पूछोगे आप? सर कब वापस करोगे, कब वापस करोगे? लो जवाब सुन लो बेटा, 5 साल बाद यहां मैं रिडीम कर दूंगा। ठीक है सर, आपको आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा आपको आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया कि डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 5 years, विल बी रिडीम्ड आफ्टर 5 years। दूसरा क्या पूछा आपने? सर कितना रिडम्पशन करोगे, कितना पैसा वापस करोगे? ये जो रिडम्पशन है ये कर सकते हैं आप पार पे भी, प्रीमियम पर भी या डिस्काउंट पर भी। मतलब मैंने कहा भाई मैं आपके 100 रुपए वाला डिबेंचर था 100 ही वापस कर दूंगा, ये मैं कितने में, कितने वापस करोगे? इसका जवाब दे रहा हूं आपको, यहीं पे बता रहा हूं सारी बातें कि भाई पैसा दो 5 साल बाद 100 ही वापस कर दूंगा, या पैसा दो 5 साल बाद 110 लौटा दूंगा। मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं एक्चुअली। ये आप पैसे उधार दे ही रहे थे मुझे, मैंने कहा भाई 100 रुपए दे दो, ब्याज तो मिलता रहेगा, ब्याज के साथ साथ 5 साल बाद जब लौटाऊंगा तो पैसे भी 110 रुपए वापस करूंगा। ठीक है सर। या फिर मैंने कहा 100 रुपए दे दो, 5 साल बाद लौटा दूंगा, 98 लौटाऊंगा। दोगे क्या पैसा मुझे? बेटा कोई पैसा देने को तैयार ही नहीं है। आप तो बल्कि उल्टा जो आपके हाथ में आएगा वही फेंक के मारोगे। सर कुछ कह भी रहे हो, मतलब आज ही बोल रहे हो घटा के पैसा दोगे? ब्याज कम ज्यादा दो अलग बात है, आज कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूं? मैं आपसे कह रहा हूं 1 लाख दे दो, मैं आपको 3 दिन बाद लौटा दूंगा, 97,000 वापस। तो सर दिमाग खराब हो गया, सठिया गए हो आप। बोलो बेटा, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। याद रहेगी बात। इशू हो सकते हैं, बोलो। शेयर्स इशू हो सकते हैं, हाँ नहीं हो सकते। प्रेफरेंस शेयर इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पर, नहीं हो सकते। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते हैं डिस्काउंट पर, नहीं हो सकते। सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है। किसी को कम वापस करोगे नहीं मानेगा। तो आई होप ठीक है बात। अब सुनो प्रॉब्लम कहां है। मैंने ये जवाब दे दिया, जरा मुझे ये बताओ आज इशू के टाइम पर एंट्री क्या करोगे? पहली एंट्री क्या हो जाएगी? ये बैंक डेबिट टू लेट्स से 10% वाले डिबेंचर हैं, कितने के बेटा? ये 1 लाख के इशू कर दिए। हाँ बोलो, यही तो एंट्री होगी ऑर्डिनरी, यही एंट्री होगी। लेकिन if the shares are redeemable at premium, सोचो, यहीं खड़े होकर देखो कि भाई मैंने वायदा किया हुआ है 5 साल बाद लौटाने हैं पैसे, 100 रुपए ही लौटाने हैं, कोई बात नहीं। आज इशू की एंट्री ये हो गई। केस 2, शेयर्स इशू किए, 5 साल बाद लौटाने हैं 110 ओहो
यानी 5 साल बाद आपको लॉस दिखना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? कितने का? यहां क्या होने वाला है? एक्सपेक्टेड लॉस है कि नहीं है? 10 रुपए का। बोलो बेटा। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री और करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इशू। यहां क्या होगा इसकी बात नहीं कर रहा, वो अलग चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर हो रही है बात? वो अलग चैप्टर है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या करेंगे वो अलग मसला है, बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा मैं तो अभी टॉपिक का नाम इशू है कि इशू के टाइम पर क्या होगा, ये इशू की एंट्री। और क्योंकि मुझे एक लॉस दिखना शुरू हो गया तो उसकी एक्स्ट्रा एंट्री और होगी। बोलो बेटा क्या एंट्री होगी? वो होगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट 10 रुपए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपए। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? कब करेंगे पास ये? अभी लिखवा रहा हूं सारी बातें। इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, if the debentures are redeemable at premium, then at the time of issue के टाइम पर ही an extra entry is required to be passed to provide for the expected loss on redemption of debenture। बेटा क्लियर हो रही है बात? यानी कि ये जो एंट्रियां मैंने की थी इशू पर, दिख रही हैं आपको एंट्रियां? ये पूरी नहीं है अभी, ये पूरी नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा एंट्री भी आ सकती है। बोलो कब आएगी? अगर रिडम्पशन हो रहा होगा प्रीमियम पर। वो बताओगे आप मुझे क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इशू है एंड डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, तब तो बस यही फाइनल हो गया, तब तो यही फाइनल है। लेकिन अगर बोल रहा है कि डिबेंचर इशू किए और रिडम्पशन करना है प्रीमियम पर, तो इनमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा एंट्री और पास करनी पड़ेगी। बेटा क्लियर है बात? चलो क्वेश्चन देखो एक। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑपोजिट साइड पर लिखिए एक नोट। पहले 8th क्वेश्चन है, उसके ऑपोजिट साइड पे लिख लीजिए नोट। If debentures are redeemable at premium, then at the time of issue an extra entry is required to provide for loss on issue of debenture। एक्स्ट्रा जनरल एंट्री क्या होगी? at the time of issue
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. यही सारी बात लिखवाई है जो बताया है. पहला एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बहुत पूछता है एग्जाम में. एंट्रीज ये 2 नंबर 4 नंबर में सबसे ज्यादा इसमें यही पूछेगा टॉपिक में, इशू ऑफ डिवेंचर्स में. क्वेश्चन नंबर 8, 4 पार्ट्स हैं, चारों करेंगे. स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन नाउ. बेटा 8 क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहा है मैंने आपसे. डी पार्ट में थोड़ी दिक्कत आएगी बस, बाकी करिए अपने आप. बेटा कोशिश कर लो अपने आप. पहले सबसे ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन, करिए जी. करके दो बेटा, चारों पार्ट्स फटाफट से हो जाएं तो बता दीजिएगा, फिर मैं शुरू करूंगा. अभी के अभी कंप्लीट कर लो इसको. चलिए जी देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8. 4 पार्ट्स हैं, अलग अलग वैरायटी हैं, चेक करना शुरू करिए. 8 क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, हाउ विल रिकॉर्ड द फॉलोइंग एंट्रीज. ए पार्ट, 5000 10% डिबेंचर्स इशू किए डिस्काउंट पर. एंट्री बताना बेटा. बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर. कितने? 5 लाख के डिबेंचर थे, 5% डिस्काउंट है, 4,75,000 मिल जाएंगे. बेटा क्लियर है. एंड दीज आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years. कब? 5 साल बाद. एट पार. कितने में करोगे? बोलो बेटा 5 लाख में ही कर दोगे. एक्स्ट्रा एंट्री कोई नहीं होगी, काम खत्म. खत्म. सिंपल इशू की एंट्री.
नो एक्स्ट्रा एंट्री इज रिक्वायर्ड सिंस द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, क्योंकि पार पर रिडीम होने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा एंट्री की जरूरत नहीं है। 11% डिबेंचर इशू कराइए पहले पार पे, क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक डेबिट टू 11% डिबेंचर, कितने के? 5 लाख के। फिर से, लेकिन इस बार इनका रिडम्पशन होगा 5 साल बाद प्रीमियम पर। ओहो, जब प्रीमियम पर होगा तो बेटा एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। ये लो कर ली, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000। बेटा बताना ठीक है ये? ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, सी पर आए बेटा। आर लिमिटेड इशूज 5,000 12% डिबेंचर इशू करवाना बेटा। बैंक डेबिट डिस्काउंट पे करें शायद, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 12% डिबेंचर। कितने के थे बेटा? 5 लाख के। 475 का 25 एंड दीज आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो एक्स्ट्रा एंट्री भी होगी। लॉस ऑन इशू डेबिट 25,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 25,000। बेटा क्लियर है? ध्यान से सुनो अब बात। कुल मिलाकर कितने का घाटा हुआ? 50 का दिख रहा है आपको? बोलो बेटा। आए कितने? 475 और देने कितने पड़ेंगे? 525। बोलो बेटा। तो पूरे इशू में कुल मिलाकर नुकसान हो गया है 50,000 का। वहीं पे भी एंट्री लिखी है, नोट लिखा था आपने ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट साइड में नोट लिखा था, वहीं पे लिखो एक और पॉइंट, एक और नोट लिखो जरा। क्या लिखा था हमने वहां पर? इसी में लिखिए नोट, फिर से बात समझाऊंगा बाद में। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर is treated in the same way as discount on issue of debenture। लिख लो बस इसे अभी, यानी मैं बस ये बता रहा हूं अभी आपको कि लॉस का क्या करिएगा। बोला जी जो डिस्काउंट का करते हैं, जैसे हम डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही लॉस का भी ट्रीटमेंट करेंगे। अभी डिस्काउंट का ही नहीं पता मुझे क्या करना है, वो हम सीखेंगे बाद में। क्या याद आ गया पॉइंट? इसलिए लिखवा कर छोड़ दिया। वापस आओ सी पॉइंट के बाद डी पॉइंट। डी, केस डी पढ़िए बेटा। केस डी क्या कह रहा है? केस डी बोल रहा है बेटा यहां पर आपसे कि डिबेंचर इशू किए 13% वाले प्रीमियम पर, एंट्री करवाना बेटा। बैंक डेबिट टू 13% डिबेंचर
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 5 लाख वाले डिबेंचर प्रीमियम कितना है बेटा? 5% कितना हो गया? 25,000, यानी 5 लाख। बेटा ठीक है, चलो जी आगे बताओ क्या करें। हाँ बोलो, रिडम्पशन किस पर हो रहा है? तो एक्स्ट्रा एंट्री भी कर लें। लॉस ऑन इशू डेबिट टू बताओ कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? हाँ बेटा कुछ भी नहीं हुआ। आज 5.25 मिले थे, कल को वापस भी कितने हैं? 5.25। तो दिस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कैन नाउ बी रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम नोट करिए, ये एक्स्ट्रा लिखवाइए, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाया है यहां पर। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अगर प्रीमियम पर हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी। पॉइंट डी के बाहर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एग्जाम में पढ़ के जाओगे जरूर इसे। चलिए बेटा लिखना कुछ क्वेश्चन 1, 2, 3 होमवर्क में। सिंपल डिबेंचर इशू की एंट्रीज हैं। लमसम पेमेंट मंगाया है, एक बार पार पे मंगाया, एक बार प्रीमियम पर, एक बार डिस्काउंट पर। क्वेश्चन 1, 2, 3 होमवर्क में, और सिमिलरली 9, 10, 11 भी होमवर्क में। इसमें पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। इनके सॉल्यूशन स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चन है एज इट इज, दिक्कत आए तो वहां रेफर कर सकते हैं, आएगी नहीं। वैसे इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया है, या तो पार पे या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। तो ये सारी एंट्रीज की प्रैक्टिस आपको बस कर लेनी है। 1, 2, 3, 9, 10, 11 होमवर्क के लिए। बेटा क्लियर है बात? चलो आज यहीं पे चर्चा समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।